Hi. When when I started counting my blessings, my whole life turned around. Count your blessings. Today is 9th of April 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. Day 99. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। खानका होता है एक सूफी लॉज विच में बी यूज्ड फॉर अ रेस्ट हाउस, एज अ रेस्ट हाउस फॉर ट्रेवलर्स, एज अ प्लेस जहाँ पर डिस्कस किया जाता है स्पिरिचुअल मैटर्स और सेंट्स की ब्लेसिंग्स एंड हियर सूफी म्यूजिक। वर्ल्ड हेल्थ डे 2021, बिल्डिंग अ फेयरर एंड हेल्दियर वर्ल्ड, ये थीम था। बलबन दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस किया था पर्शियन, पर्शियन मतलब ईरानियन, पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नौरोज इन इंडिया। पाला एम्पायर बंगाल में एस्टैब्लिश किया था गोपाला। एंड विंटर ओलंपिक्स 2022 होल्ड होगा चाइना में। जहांगीर, जहांगीर के दरबार में ये फेमस पोर्ट्रेट पेंटर थे जिनका नाम था बिशन दास। आज के सवाल हैं, फॉर हाउ मेनी मंथ्स इज अ चेक, हम चेक लिखते हैं, चेक जो होता है वो कितने मंथ तक वैलिड होता है आफ्टर द डेट ऑफ इशू। नेम द प्राइम मिनिस्टर हुज नेम कैन बी फाउंड ऑन इंडियन करेंसी नोट्स, इंडियन करेंसी नोट्स यूजुअली यहाँ पे आरबीआई के साइन होते हैं। नेम द प्राइम मिनिस्टर जो इंडियन करेंसी नोट्स में जिनके साइन मिल सकते हैं। नेम द कंट्रीज विच शेयर बाउंड्री विद द कैस्पियन सी। व्हाट इज कलारी पयट्टू। जाइंट लेदरबैक टर्टल अभी काफ़ी न्यूज़ में है, ये नेस्ट करता है इन विच लोकेशन इन इंडिया। आईएनएस करंज विद रेफरेंस टू इंडियन डिफेंस क्या है। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है रिकपरेट, जैसे सचिन तेंदुलकर कोविड-19, नाउ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस और एक्सर्शन। इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड भी है। इंसॉल्वेंसी का मतलब है आपने उधार लिया बट आप वो उधार को चुका नहीं पा रहे हो। सिचुएशन वेयर अ डेटर कैन नॉट पे द डेट्स। क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब होता है ट्रस्टवर्दी है, बहुत भरोसे का, रिलायबल पर्सन, क्रेडिबल। फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है एब्रप्ट रिवर्सल करना पॉलिसी का, फ्लिप फ्लॉप, यू टर्न। पेट्रोल, पेट्रोल का मतलब होता है कीप वॉच ओवर एन एरिया, रेगुलरली वॉकिंग और ट्रेवलिंग अराउंड इट, जैसे जो बॉर्डर होती है उस पर हमारी आर्म्ड फोर्सेस पेट्रोलिंग करती है। दिस इज ए, एक ई भी होता है, व्हाट डज दैट मीन, PETROL। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that words along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स है स्टेट ऑफ वैक्सीनेशन। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट, ये 3 मंत्रा है। बियॉन्ड जीरो सम, दिस इज एडिटोरियल। जीरो जो कार्बन न्यूट्रलिटी की बात है, यूएस स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय इंडिया आए थे जॉन कैरी, विल हैव अ टॉक। दिस इज प्ले टाइम, IPL, plow to plate, hand held by the Indian state. This is about farmers, agriculture. This is a good article. We'll talk about it in detail. Then this is explaining Pakistan's flip-flop on trade with India. This is time-tested ties. And this is the 3 pillars of Sikhism. इंडिया एंड चाइना LSE, डबल म्यूटेंट स्ट्रेन का नाम आ गया है। दिस इज जीनोम स्टडी, US सर्टेन वर्ल्ड न्यूज़ की हेडलाइंस। दिस इज हाउ टू नेविगेट रूपी फॉल। ये लाल सागर है, रेड सी, अभी काफ़ी न्यूज़ में था। विल हैव दिस मैपिंग ऑफ दिस रेड सी टुडे। Then this is CSET solutions and some questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. So ये front page है The Hindu का। सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज किया है प्लीज टू क्वाश CBI प्रोब अगेंस्ट दिस। यहाँ जो जज साहब ने बोला, संजय किशन कौल साहब ने, सुप्रीम कोर्ट जज, कि ये दोनों इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जैसे CBI का जो चीफ है, पुलिस का कोई चीफ है, और यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर एट्सेट्रा, तो इस टाइप के जो क्लैशेस होते हैं इस पे एक सिस्टमेटिकली व्यू पॉइंट डेवलप करना ज़रूरी है। देन दिस इज अमिड सर्ज, PM ने स्ट्रेस किया ऑन द नीड टू टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट, ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये स्टेट ऑफ वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन ड्राइव अभी 45 प्लस जो है वो सब एलिजिबल है वैक्सीनेशन के लिए, चाहे कोमॉर्बिडिटी है या नहीं है। तो यदि आपकी उम्र 45 प्लस है तो गो गेट द वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ये मीटिंग अभी चीफ मिनिस्टर्स के साथ हुआ तो लार्ज लॉकडाउन का अभी मना किया है,
बिकॉज लॉकडाउन लगाने से हम कोविड-19 को कुछ हद तक कंट्रोल तो कर पाते हैं, बट एट व्हाट कॉस्ट? कॉस्ट जो माइग्रेंट वर्कर्स में, फाइनेंशियल कॉस्ट जो होती है, स्टूडेंट्स, कॉलेजेस, एग्जाम सब पोस्टपोन हो जाते हैं। तो लॉकडाउन जो होता है ये एक हैवी प्राइस पे करना पड़ता है। सो द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज़ कि हम खुद से ही जिम्मेदारी पूर्वक एक्ट करें। अभी फेस्टिवल्स और इसका भी टाइम आ रहा है, सो दैट कोविड का जो मास स्केल स्प्रेड है इसको हम चेक करें। गवर्नमेंट को लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। वैक्सीनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ये डबल म्यूटेंट का स्टैंडर्ड है, नेम स्ट्रेन है, इसका नाम आ गया है B1.6.617 डॉट। इसको आगे देखते हैं हम। नए केसेस 1.15 लाख आए हैं और इतनी ज़्यादा हमारी कैजुअलिटीज़ भी हो गई है। सो कोविड-19 को लाइटली नहीं लेना है। हमने लास्ट ईयर भी देखा था, वर्ल्ड में भी देखा है, कोविड-19 को लाइटली नहीं लेना है। डोजेज एडमिनिस्टर कराने हैं। एंड द स्ट्रैटेजी इज टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट। दिस इज बियॉन्ड जीरो सम। बिफोर दैट ये CRPF कमांडो रिलीज्ड, एंड सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। Now let us move to editorial. This is beyond zero sum. बियॉन्ड जीरो सम, ये जो पूरा गेम है कार्बन न्यूट्रलिटी का, इस पे अभी बहुत डिबेट चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है कि जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज़ है, ये अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, बहुत सारी कंट्रीज़ अंडर डेवलप्ड है। तो क्या इन पे क्लाइमेट चेंज की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं या क्लाइमेट चेंज के लिए सेफ फंडिंग या न्यूअर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट या फिर कार्बन प्रोडक्शन एट्सेट्रा को कट करना, हैम्पर करना, ये फोर्स्ड करना चाहिए या नहीं? रिच कंट्रीज मस्ट कमिट टेक्नोलॉजी एंड फंड्स। रिच कंट्रीज को टेक्नोलॉजी देनी चाहिए, फंड्स देने चाहिए टू मूव टू नेट जीरो कार्बन एमिशन। नेट जीरो मतलब जितना कार्बन आपने एमिट किया बाय वेरियस इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, व्हीकल्स एट्सेट्रा, उतना ही आप कंपनसेट करो इन सम वे, सो दैट प्लस माइनस हो जाए ज़ीरो। US स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय है क्लाइमेट चेंज के, जॉन कैरी, अभी इनका इंडिया विजिट हुआ। जो बाइडन जो 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ही इज़ वेरी एक्टिव एंड कमिटेड फॉर दिस क्लाइमेट पॉलिसी। पेरिस अग्रीमेंट भी वापस ज्वाइन कर रहे हैं, मिस्टर ट्रंप ने इससे पुल आउट कर लिया था। कार्बन न्यूट्रल मतलब हमें रिड्यूस भी करना पड़ेगा अपने एमिशंस। अब सी इसमें ये तीन बड़ी बातें हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है स्मॉलर कंट्रीज़ है, जैसे कि आइलैंड्स हैं, हमने बहुत सारे आइलैंड्स देखे थे। मालदीव्स ने अंडर सी वाटर अभी पार्लियामेंट भी किया था कुछ टाइम पहले। तो जो आइलैंड नेशंस हैं इनका सी लेवल, मीन सी लेवल इज़ वेरी लो। तो जैसे ही समुद्र में थोड़ा सा पानी ऊपर बढ़ेगा ये डूबने का खतरा है, इनका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। इंक्लूडिंग आइलैंड नेशंस, इनमें इंटेंस स्टॉर्म्स आ रहे हैं, फार्म प्रोडक्टिविटी खत्म हो रही है, ड्रॉट्स आ रहे हैं, हीट वेव्स आ रही है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग क्लाइमेट, क्लाइमेट में चेंज हो रहा है। इंडिया जो है ये एक कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पे। वाई? बिकॉज इंडिया की जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है, अगर हम टोटैलिटी में देखें पूरे इंडिया का, बिकॉज इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री, टोटैलिटी में देखें तो रैंक हमारी टॉप 5 में है कार्बन एमिशन में। मिलियंस ऑफ हमारे जो सिटीजन्स हैं पर वो अभी भी एनर्जी पॉवर्टी में है और अंडर डेवलपमेंट में है। और पर कैपिटा अगर हम कंजम्पशन देखें तो फिर हमारा दिस इज़ वेरी लेस। सो इंडिया एक कॉन्ट्रास्टिंग केस है। Clamor is growing for India to join many big economies and commit itself to net zero emission. अब वर्ल्ड के जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, रिच नेशंस हैं, वो इंडिया को फोर्स कर रहे हैं कि आप भी कमिट करो नेट जीरो इमिशन के थ्रू। मतलब बिकॉज यू आर इन टॉप 5, अगर एग्रीगेट देखें कार्बन एमिशन का, सो यू शुड मेक सर्टेन कमिटमेंट कि आप कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन एमिशन है इसको कम नेट जीरो की तरफ कैसे बढ़ेंगे, आप अपने बैलेंस कैसे करेंगे कार्बन एमिशन को, रिमूवल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और वो भी एक टाइम बाउंड मैनर पे यहाँ पे कमिटमेंट दें। अब इंडिया जो है, बिकॉज हमारे यहाँ अभी भी मिलियंस ऑफ पीपल हैं जो पॉवर्टी में है, अंडर डेवलपमेंट में है, और अगर हम एग्रीगेट देखें कि पिछला भी पूरा काउंट करें तो हम टॉप 5 में नहीं आएंगे। पिछला पूरा मतलब आज की डेट में देखो कि टॉप 5 पॉल्यूटिंग कौन है तो उसमें इंडिया का नाम आ रहा है। बट अगर हम अक्यूमुलेटेड फिगर देखें तो यूरोप, ये सारे कंट्रीज़ बहुत आगे हैं। पहले हमने इतना एमिशन किया नहीं, अब जब हमारी बारी आई तो ये बोलते हैं कि कार्बन कट कर दो। तो द पॉइंट इज़ इधर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज की फाइट से ऐसा नहीं है कि इंडिया अगेंस्ट है। इंडिया वेरी वेल अंडरस्टैंड कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी, हम सबकी जिम्मेदारी है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट दिस फाइट करना।
इसमें फंडिंग एंड टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, बट इंडिया का वैलिड पॉइंट है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। सब मेहनत करेंगे, बट जो कुछ कंट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा पैसे देने चाहिए, टेक्नोलॉजी सपोर्ट देना चाहिए। यूएन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ग्लासगो अभी होगा लेटर दिस ईयर, इधर भी इस बात पे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स होने वाले हैं, इसको हम फॉलो करेंगे। ग्लासगो लेटर दिस ईयर। मीनवाइल इंडिया आ सकता है मिडिल वे फाइंड करने के लिए कि हम कुछ डोमेस्टिक प्लान्स निकालें। जैसे हमने इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, हम टैक्स लगा सकते हैं लग्जरी एमिशन में, कि जैसे कुछ लग्जरी व्हीकल्स हैं एट्सेट्रा है, पॉल्यूटिंग बहुत ज़्यादा है, वहाँ हम से पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल लगा दें। तो दिस इज़ लाइक इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, हम स्वेच्छा से करेंगे, बट फोर्सफुली ऐसा इंडिया पे फोर्सफुली कोई पैरामीटर लगाना, वो भी टाइम बाउंड मैनर पे, तो वो डेट्रीमेंटल हो सकता है हमारी ग्रोथ एंड रिकवरी में। प्लस अभी कोविड-19 का भी टाइम है, तो द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर दिस टाइम इज़ वेट एंड वॉच, वेट फॉर कोविड-19 टू गेट ओवर। क्विकली यहाँ पे हमें दिस कमिटमेंट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज फिर उसको फुलफिल करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। सो दिस इज़ बियॉन्ड जीरो सम। अब इसमें हमें पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट पे एक नोट प्रिपेयर करना है। इससे पहले भी बहुत सारे अग्रीमेंट हुए हैं, अब के लिए ना वो इतने रेलेवेंट नहीं है, ये सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है, पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट, पेरिस जलवायु समझौते पर एक नोट तैयार करें। इसके सारे पॉइंट्स क्या हैं, कंडीशंस क्या है, स्टेटस क्या है, कंट्रोवर्सी क्या हुई, चैलेंजेस क्या हुए, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिखिए। डिस्कस इट्स यूटिलिटी एज वेल। सेकेंड जो आर्टिकल है दैट इज़ प्ले टाइम, एडिटोरियल है प्ले टाइम। आईपीएल, आईपीएल लाइक क्लॉकवर्क, समर फिक्स है, हर बार समर सीजन में आता है। पल्सेटिंग द थ्रिल्स, काफ़ी टी20 का फॉर्मेट होता है, पैसा बहुत है यहाँ पे, बिग मनी। आईपीएल सेट्स द स्टेज फॉर अ यंग बंच ऑफ प्लेयर्स ईगर फॉर द स्पॉटलाइट। और इन अ वे ये कुछ ठीक भी है कि बहुत सारे जो प्लेयर्स होते हैं ना उनको ये एक प्लेटफॉर्म भी देता है, टैलेंट भी आता है और फाइनेंशियली उनको थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाता है। सो ओवरऑल इट इज़ गुड फॉर दिस इकोनॉमी जो हो रहा है, फॉर सम टाइम दिस इज़ लुकिंग गुड। न्यूट्रल ग्राउंड्स हैं इस बार, बट इस बार कोविड-19 का थ्रेट है, बट इधर पुराने एग्जांपल्स भी दिए हैं कि जैसे न्यूट्रल ग्राउंड्स है जो नेगेट करेगा होम एडवांटेज और वायरस भी है एयर में। तो दिस इज़ अ स्ट्रेंज मिक्स, बट पहले भी ऐसी चैलेंजेस आए थे, जैसे इफ़ यू रिमेंबर जनरल इलेक्शंस थे तो आईपीएल कंडक्ट करने से मना कर दिया था, तो आईपीएल फॉरेन कंट्री में हुआ था। लास्ट टाइम जैसे यूएई में हुआ था, एक बार अफ्रीका में भी हुआ था, साउथ अफ्रीका। तो कपल ऑफ ओवरसीज डेविएशंस हुए हैं। दिस इज़ प्ले टाइम आईपीएल। दिस इज़ प्लो टू प्लेट, मतलब खेत से जुताई से आपके खाने की थाली तक, हैंड हेल्ड बाय द इंडियन स्टेट। यहाँ कुछ आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं कि एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है। ये प्रोफेसर है शिव नादर यूनिवर्सिटी। द पॉइंट्स जो यहाँ पे मेंशन है कि एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स आर नेसेसरी, डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो है इंडियन एग्रीकल्चर की, तो वहाँ पे रिफॉर्म्ड स्टेट होना भी ज़रूरी है। स्टेट इंश्योर करे फार्मर कंज्यूमर वेलफेयर। यहाँ जो क्रिटिसाइज़ किया है वो ये पॉलिसीज़ का ये क्रिटिसिज्म है कि अभी जो टाइम आ रहा है वहाँ पे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस गवर्नमेंट बोलती है। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन भी कर रही है। Too much of privatization is not at all good, एंड प्राइवेटाइजेशन इज नॉट अ पेनेशिया। ऐसा नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन हो गया तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नो। जो रूट कॉजेज हैं जब तक हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। रिड्यूस द रोल ऑफ स्टेट, अभी जैसे टेंडेंसी है कि रोल ऑफ स्टेट जो है, स्टेट का जो काम है उसको कम करें। जैसे गवर्नमेंट की अभी पॉलिसीज थी कि जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं वहीं पर गवर्नमेंट रहेगी, बाकी नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर से गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली फेज आउट पुल आउट कर लेगी। रोल ऑफ स्टेट है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए भी ज़रूरी है। तो ये जो रिड्यूस हो रहा है रोल ऑफ स्टेट, क्या ये करेक्ट नोशन है, स्पेशली एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर और दूसरे जो कॉमन वेलफेयर के टॉपिक्स होते हैं जैसे वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ, फूड, तो ये जो चीज़ें होती है यहाँ पे स्टेट का बहुत रिक्वायरमेंट होता है, वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एट्सेट्रा में। तो स्टेट इज़ नेसेसरी बिकॉज स्टेट का वेलफेयर का एंगल होता है, हम डीपीएस भी पढ़ते हैं, वेलफेयर का एंगल होता है। स्टेट डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा, प्रॉफिट इज़ नॉट ओनली द मोटिव, जबकि जो कैपिटलिज्म होता है इसका प्रॉफिट ही केवल मोटिव होता है। स्टेट जो होता है ये सोशलिज्म के लिए भी होता है, वेलफेयर के लिए भी होता है। तो स्टेट इज़ नेसेसरी, विदाउट स्टेट हमारे यहाँ दिस केओस होगा।
एग्रीकल्चर में हम देखें तो वेदर की वैगरीज होती है, वेदर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दैट इज़ वाई हम क्लाइमेट रिजाइलियंट क्रॉप पे भी एम्फेसाइज करते हैं। वेदर वैगरी, कभी पानी ही नहीं आ रहा है, सूखा पड़ गया, पानी आया तो अचानक बहुत बारिश हो गई या बेमौसम बारिश हो गई, ओले गिर गए, तो इससे फसल का नुकसान होता है। इरेटिक वाटर सप्लाई है, डिक्लाइन हो रही है सॉइल फर्टिलिटी, स्पेशली पंजाब हरियाणा में। यहाँ पे सॉल्ट पैन बन रहे हैं बिकॉज उन्होंने ग्राउंड वाटर का एक्सेसिवली दिस दिस ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया है, तो सॉइल फर्टिलिटी कम हो रही है। एक वर्ड है सॉइल हेल्थ कार्ड, ये क्या होता है बताइए? सॉइल हेल्थ कार्ड ये क्या बताता है? सॉइल फर्टिलिटी। एग्रीकल्चर लेस प्रॉफिटेबल हो रहा है, प्लस एग्रीकल्चर आजकल कूल भी नज़र नहीं आता है, तो नई जो जनरेशन है वो एग्रीकल्चर में अपना बिजनेस करियर आगे कंटिन्यू नहीं कर रही है। इकोनॉमी ऑफ स्केल यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है। वाई? बिकॉज लैंड फ्रेगमेंटेशन। लैंड बड़ी है तो आप उसमें इनपुट लगाओगे, कैपिटल लगाओगे, ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह बहुत सारी चीज़ें खरीदोगे, बट अगर छोटे छोटे फ्रेगमेंटेशन हो गया तो आप इकोनॉमी ऑफ स्केल वहाँ पे नहीं आएगी और फिर वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी। असेंबली लाइन पॉसिबल नहीं होता है, जैसे हमने कार मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल में असेंबली लाइन होता है, वैसे एग्रीकल्चर में नहीं होता। बिकॉज एग्रीकल्चर की जो क्रॉप आती है वो फिक्स्ड 2-3 सीजन ही है, राबी, खरीफ, जायद। तो जब राबी का पीक आएगा तभी सारी क्रॉप आएगी, ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट ईयर वो चल रहा है। डिमांड फॉर फूड क्रॉप भी इन इलास्टिक है, तो सारे जो फार्मर्स हैं वो हार्वेस्ट करते हैं क्रॉप एट द वेरी सेम टाइम। गेहूं आया तो सबने गेहूं लगाया, राबी क्रॉप सबकी फसल की दिस कटाई भी एक ही टाइम पे होगा, तो वो क्रॉप एक साथ आएगी। 86% ऑफ इंडियाज फार्मर स्मॉल और मार्जिनल है, वो बहुत पुअर है, वो वेयर हाउस अफोर्ड नहीं कर सकते जहाँ पे स्टोरेज हो उनकी क्रॉप का, और स्टोरेज नहीं होता है तो क्रॉप फिर वेस्ट भी हो जाती है। कंपेल्ड टू ब्रिंग देयर हार्वेस्ट टू द मार्केट एट अराउंड द सेम टाइम, तो सभी ने गेहूं लगाया और सभी अपना गेहूं लेके मंडी में एक साथ आते हैं, तो इससे क्या होता है? बेटर प्राइस डिस्कवरी नहीं होती और स्टोरेज भी नहीं होता, तो फसल खराब होने से फार्मर ये सोचता है उससे अच्छा है कि मैं इसको औने पौने दाम में ऐसे ही बेच दूं, तो उससे प्राइस डिस्कवरी भी नहीं आती। तो दिस इज़ द पॉइंट, ये मेन प्रॉब्लम है। वेयर हाउस होना ज़रूरी है, स्टोरेज होना ज़रूरी है, मंडीज और जो सिस्टम है ये भी होना ज़रूरी है। रेगुलेशन ऑफ फूड क्रॉप एग्रीकल्चर इज नेसेसरी। बैलेंस ऑफ पावर, अब बिकॉज क्रॉप जो है एग्रीकल्चर है, इसमें आपको इनपुट चाहिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, पानी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वर्कर्स के लिए, सो इनपुट चाहिए, क्रेडिट चाहिए। वो क्रेडिट अगर स्टेट नहीं दे पाती है, वैसे स्टेट देती है, नाबार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड है और ये रूरल बैंक्स हैं एट्सेट्रा, बट अगर वो क्रेडिट नहीं मिलता है गवर्नमेंट से तो बीच के ये मनी लेंडर आ जाते हैं। ये मनी लेंडर मिडिल मैन होते हैं, ये एज अ ट्रेडर भी काम करते हैं, और बिकॉज पावर इनकी तरफ शिफ्टेड होता है तो जो असली किसान है ना, वो असली किसान केवल इनका दिस वर्कर बन के रह जाता है। तो इन सब चीज़ों में फिर धीरे धीरे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टार्ट हुआ एंड CACP आया ताकि MSP और इन सबको हम रेगुलेट करें। काम था इसका कि हम किसानों से सरकार प्रोक्योरमेंट करेगी और वो फिर PDS के थ्रू जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो FCI, CACP एंड देन फिर PDS डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका आई हैव शेयर्ड वन PDF समटाइम्स बैक, हैव अ लुक, PDS, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो इससे होगा फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी एक्ट भी है। ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है फिर। ग्रीन रिवॉल्यूशन इज इम्पॉर्टेंट। हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? इंडिया एंड वर्ल्ड। ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से वाटर टेबल जैसे डिप्लीट हुआ, केमिकल फर्टिलाइज़र का एक्सेसिव यूज़ हुआ, हाई यील्डिंग वेराइटीज़, तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी कम हुई। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत ज़्यादा एक विलन की तरफ भी ऐसा नज़र आता है इन सर्टेन केसेस। जैसे बैटमैन में हार्वे डेंट क्या बोलता है? इधर यू डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू बिकम अ विलन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इमीडिएट तो कुछ अच्छे बेनिफिट्स दिए, बट लॉन्ग रन में इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आए। व्हीट एंड राइस ये वाटर इंटेंसिव है, डाइवर्सिटी नहीं हो पाई। किसान जो पंजाब हरियाणा में ज़्यादातर किसान जो हैं वो केवल या तो व्हीट लगाते हैं या राइस लगाते हैं, तो डाइवर्सिटी नहीं है। और जो राइस है ये बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए इसे, तो इससे वाटर टेबल डिप्लीट होता है। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू चेंज विद टाइम, वी नीड टू ग्रेटली एक्सपैंड द बास्केट ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट। दिस मंडी जो है, PDS है, MSP है, ये ज़रूरी है। इंक्लूड करें ज़्यादा क्रॉप्स को, रीजन्स ज़्यादा हों और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स इसमें इंक्लूड हों। जो प्रोक्योरमेंट है वो लोकल हो तो अच्छा है।
फॉलो करें लॉजिक ऑफ रीजनल दिस एग्रो इकोलॉजी, रीजनल एग्रो इकोलॉजी। ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर सेव हो जाएगा अगर हम क्रॉपिंग पैटर्न को डाइवर्सिफाई करें। वैरायटी ऑफ मिलेट्स ले, अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ा हमने मोटा अनाज मिलेट्स, ये बिकॉज बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन भी इनमें होता है, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स भी यहाँ पे दे, इससे हमारी मल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी और डायबिटीज़ की भी। बिकॉज ये जो क्रॉप्स है मिलेट्स जो हैं, इनका लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, तो जो शुगर का रिलीज़ है वो तुरंत नहीं होता, धीरे धीरे होता है, तो डायबिटीज़ से ये हेल्प करते हैं। हायर कंटेंट ऑफ डाइटरी फाइबर होता है, विटामिन मिनरल प्रोटीन एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, तो वी शुड फोकस ऑन मिलेट्स एज वेल। और ये जो क्रॉप्स होती हैं ये इंडियन जलवायु के लिए काफ़ी सूटेबल भी है, ड्रॉट रेजिस्टेंट भी है, तो दे आर बेटर। आंगनवाड़ी मिड डे मील मंडीज़ में, यहाँ पर आंगनवाड़ी एंड मिड डे मील में भी हम मिलेट्स एंड क्रॉप्स जो हैं फूड है वो भी डाइवर्सिटी दें। मंडीज़ जो हैं, हमें मंडीज़ को एलिमिनेट नहीं करना है, मंडीज़ को फंक्शनल बनाना है, मंडीज़ जो को ट्रांसपेरेंट बनाना है, जैसे टेक्नोलॉजी यूज़ करो, ई मंडीज़ जैसे आया, फार्मर फ्रेंडली बनाना है ताकि जो फार्मर है एक साधारण किसान भी वहाँ पे जाए और इसके साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, फार्मर फ्रेंडली हो। रेगुलेटरी ओवरसाइट ज़रूरी है, फोकल पॉइंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए रूरल इंडिया। तो इस पे ये पूरा टॉपिक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्रीन रिवॉल्यूशन। सो लेट अस प्रिपेयर दिस टॉपिक, ग्रीन रिवॉल्यूशन। डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। आप बताओ इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई। जैसे पहले इंडिया था शिप टू माउथ कंट्री, हम वीट को इंपोर्ट कराते थे और फिर उसका कंजम्पशन करते थे, यूएस से वीट आता था और ये बहुत एक्सपेंसिव भी था, तो ज़रूरी था कि हम ग्रीन रिवॉल्यूशन से एटलीस्ट सेल्फ सस्टेन बने हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन ग्रीन रिवॉल्यूशन, टॉक अबाउट रिक्वायरमेंट, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, एरिया क्या है, बढ़िया सा मैप भी बना दीजिएगा। डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, बेनिफिट्स क्या हुए, फिर चैलेंजेस क्या क्या है। जैसे सोसाइटी में भी इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी हुआ। जिन लोगों के पास कैपिटल था, बड़े फार्मर्स थे, वो तो बहुत अमीर हो गए, बट ज़्यादातर लोग यहाँ पे खेतीहर किसान हो गए। चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, जैसे कलाम साहब ने ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 भी बोला था। सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स जो आप अपने आंसर में लिखिए। देन दिस इज एक्सप्लेनिंग इंडियाज पाकिस्तान फ्लिप फ्लॉप ऑन ट्रेड विद इंडिया। अब सी, पाकिस्तान फ्लिप फ्लॉप ऑन ट्रेड विद इंडिया, पाकिस्तान के बारे में जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर सेंटर्स हैं, पावर सेंटर्स आर मैनी, और इनमें फिर अग्रीमेंट होता नहीं है, ये आपस में लड़ाई करते हैं और उससे फिर पाकिस्तान का कभी भी एक फिक्स्ड कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होता है, फ्लिप फ्लॉप होता है, इसमें यू टर्न्स होते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ा 1 अप्रैल 2021, रिवीजन दिस ट्रेड, ये बड़ा अच्छा आर्टिकल था। इस दिन हमने ये भी देखा था कि कंपोनेंट्स क्या हैं इंडिया एंड पाकिस्तान के ट्रेड में, हम क्या इंपोर्ट कराते हैं और क्या एक्सपोर्ट करते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। नाउ एक और इन मल्टी पावर सेंटर के अलावा एक और प्रॉब्लम है, वो है जैसे कॉटन एंड शुगर का भी इंपोर्ट करने की बात थी, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, देन यू टर्न हो गया। द पॉइंट इज, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि कई बार ऐसे जो कंट्रीज होते हैं वो प्रिजनर हो जाते हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के। कंट्री को पता है कि कंट्री के बेस्ट में उन्हें ये डिसीजन लेना चाहिए। पाकिस्तान इज ऑलरेडी इन ग्रेट ट्रबल, फाइनेंशियली कंट्री बैंकरप्ट होने की कंडीशन पे है, बहुत ज़्यादा डेट है इसका, चाइना से भी, यूएई से, यूएई वापस पैसे भी मांग रहा है और कैपेसिटी है नहीं पैसे चुकाने का, तो इंसॉल्वेंसी होने की ज़्यादा चांसेस हैं। बट प्रॉब्लम है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स मतलब नैरेटिव वहाँ पे ये चला दिया है कि इंडिया एक एनिमी कंट्री है, लाइक दिस लाइक दैट। तो इस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कारण वो कंट्री के जो बेस्ट डिसीजन है, फेवर में जो डिसीजन है, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। सो दिस इज़ ऑल्सो वन प्रॉब्लम विद पाकिस्तान। इंडिया अभी यहाँ पे बैक चैनल डायलॉग भी है, यहाँ पे हो रहा है। बैक चैनल क्या होता है, बैक चैनल मतलब फॉर्मली जो ऑफिसर्स हैं और ये सब बात कर रहे हैं, एक होता है मीडिया और इस सब से दूर, वो ऐसे यहाँ पे पर्सनल कैपेसिटी में या फिर ऐसे ऑफिसर्स जो इंचार्ज हैं वो यहाँ पे बात भी करते हैं, दैट इज़ ऑफिसर्स भी हो सकते हैं और नॉन ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं, ये कहलाता है बैक चैनल डायलॉग। जैसे सपोज आई एम हेड ऑफ वन इंस्टीट्यूट और एक दूसरा इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मुझे कुछ रिक्वायरमेंट है, से लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट से एक रिक्वायरमेंट है। अब मैं पहले लेटर लिख दूँ कि मुझे ये 5 चीज़ें चाहिए, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट आप मुझे ये 5 चीज़ें प्रोवाइड कर दो। उससे बेटर ये होगा कि मैं लॉजिस्टिक्स का जो पर्सन है, वहाँ का जो हेड है, उसको मैं एक फ़ोन कॉल करूँगा और पूछूँगा कि क्या आपके पास ये 5 चीज़ें हैं, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है। वो लॉजिस्टिक्स का जो इंचार्ज होगा वो मुझे बताएगा मेरे पास 5 नहीं केवल 3 ही चीज़ें हैं,
और ये मैं आपको इमीडिएटली प्रोवाइड कर दूंगा। तो व्हेन आई विल राइट लेटर आई विल मेंशन दीज 3 थिंग्स ओनली। तो अक्सर जो फॉर्मल चैनल में बातें आती है ना, उसका पहले से ही बहुत ज़्यादा होमवर्क करके रहते हैं। जैसे फॉरेन डिप्लोमेट आते हैं, अभी बोरिस जॉनसन आएंगे इंडिया में, तो उनकी जो टीम है वो 2-3 महीने पहले ही इंडिया आ जाएगी, और वो इंडियन ऑफिशियल्स एंड यूके के ऑफिशियल्स आपस में बात करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एमओयू साइन करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगा। ऐसे बहुत लेंदी डिबेट एंड डिस्कशंस होते हैं। फिर ये तैयार करेंगे एमओयू, सो दैट जब बोरिस जॉनसन इंडिया आएंगे तो वहाँ पर केवल साइन होगा, वहाँ पे केवल एक्सचेंज होगा, जो फाइनल टर्म्स हो गए ना वो। तो बैक चैनल डिप्लोमेसी भी ऐसी एक चीज़ है जो ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल जो प्लेयर्स हैं वो हेल्प करते हैं ऑफिशियली किसी एक डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए। तो इंडिया एंड चाइना में भी ये एक्टिव है। हर चीज़ जो होती है ना वो न्यूज़ में नहीं आती। एलओसी में भी कई बार यहाँ का ऑफिसर वो ऐसे हॉटलाइन पे बात करते हैं, उनको हो जाता है कि अगर कोई इंडियन सोल्जर इधर चला गया, वहाँ का इधर आ गया, तो वो एक्सचेंज भी हो जाता है। सो दिस इज बैक चैनल डायलॉग। देन दिस इज टाइम टेस्टेड टाइज अपसी। वी कीप ऑन सेइंग दिस थिंग कि हमें एमईए का स्टेटमेंट फॉलो करना है। ये स्टेटमेंट है, ये हमारा ऑफिशियल आंसर राइटिंग में हम लिख सकते हैं, हम इंटरव्यू में इस स्टेटमेंट को बोल सकते हैं। तो दिस इज द स्टेटमेंट। जैसे ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आया, रशिया के बारे में हमें कमेंट देना है, तो ये लाइन हमें फॉलो करना है। विजिट जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर का हुआ, ये इंडियन एमईए का स्टेटमेंट है। विजिट ऑफ द रशियन फॉरेन मिनिस्टर एक गुड अपॉर्चुनिटी थी टू रिन्यू अवर स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप। स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड, ब्रॉड रेंज ऑफ इश्यूज डिस्कस हुए। इंडियाज क्लोज टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजिक रिलेशन रहा है रशिया के साथ। बे स्टैंड ऑन देयर ओन मेरिट, ये हमारी एक स्पेशल फ्रेंडशिप है। एंड आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलेशंस विद अदर कंट्री। तो यूएस से हमारी फ्रेंडशिप बढ़ रही है, बट इसका मतलब ये नहीं कि रशिया इज नो मोर अ फ्रेंड। ये बात कहा दिस अरिंदम बागची, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो व्हेन वी राइट अवर आंसर, हमें ये लाइन फॉलो करना है कि रशिया हमारा एक स्पेशल स्ट्रैटेजिक रिलेशन है और ये इंडिपेंडेंट है फ्रेंडशिप फ्रॉम एनी अदर कंट्री। सो दिस इज रशियन टाइज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर। फर्टिलाइज़र कंपनी ने हाइक किया है प्राइसेस बिकॉज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यहाँ पे भी आ रहा है, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है। नीड टू डॉक्यूमेंट सोशल सर्विस बाय 6 सेज पीएम, लेट न्यू जनरेशन इम्बाइब लेसन। सिखिज्म जो रिलीजन है ना, ये रिलीजन ही जो प्राइम इसका है ना वो है सेवा, लाइक वॉट यू आर डूइंग फॉर योर सोसाइटी फॉर अदर पीपल। सो दिस इज सिखिज्म। तो सिखिज्म में सेवा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। 3 पिलर होते हैं सिखिज्म के, गुरु नानक जी ने बताया था। 3 बेसिक गाइडलाइंस होती हैं। पहला होता है नाम जपना, मतलब फोकस ऑफ गॉड। दूसरा होता है कीरत करनी, मतलब ऑनेस्ट लिविंग। तीसरा होता है वंद चखना, मतलब शेयरिंग विद अदर्स, कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो उसको सेवा करो, शेयर करो विद अदर्स। तो ये 3 पिलर है, नाम जपना, कीरत करनी और वंद चखना। तो ये है सिमरन एंड सेवा। कीरत, कीरत करो, नाम जपो, एंड वंद क्या है, चको। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल है, लाइक ईगो, लस्ट, एंगर, अटैचमेंट एंड ग्रीड। और सिखिज्म में है लव, ह्यूमिलिटी, कंटेंटमेंट, ट्रुथ और कंपैशन। हम जब एथिक्स लिखते हैं ना, एथिक्स का पेपर, तो इसमें हम कई बार रिलीजन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, वर्च्यूज हैं, उसको भी इंक्लूड करते हैं। मैनी टाइम्स क्वेश्चंस ऐसे आए। सो दीज आर वैल्यूज ऑफ दिस Sikhism religion. Then India and China to hold 11th round of talks on LSC, line of actual control. Ad hoc judges नहीं, regular recommendations भी रखना है। गवर्नमेंट कंपटीशन अगेन फॉर आइकॉनिक स्ट्रक्चर, दिल्ली रिवैम्प, एलएससी का टॉक होगा 11th राउंड। बाइडन रीस्टोर करेंगे क्रेडिबिलिटी ऑन क्लाइमेट चेंज, ये यूएस एनवॉय ने कहा। कैरी ने प्रॉमिस किया फुलफिल कमिटमेंट करेंगे टुवर्ड्स डेवलपिंग दिस कंट्रीज। ये स्ट्रेन का नाम है B.1.617। ये डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोम स्टडी में आया, डबल म्यूटेंट है, कोविड का नया स्ट्रेन आया है ये, और ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। दिस नंबर इज़ नॉट गुड। प्राइम मिनिस्टर को 2nd डोज लग गया है कोवैक्सिन का एम्स में। ये है डेट, ये डेट है, दिस इज डेट, खजूर, दिस इज डेट। रमजान अप्रोच हो रहा है, तो ये जो सॉफ्ट फ्रूट है विल अगेन बी एन अनमिसेबल पार्ट ऑफ फीस्ट अक्रॉस द ग्लोब इन इट्स नेचुरल फॉर्म और एज पार्ट ऑफ दिस इन्यूमरेबल डिशेज खाने का। दिस इज वेरी टेस्टी। सो दिस इज डेट।
रमज़ान हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? जैसे कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था शब ए बारात हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो व्हाई डू वी सेलिब्रेट दिस रमज़ान जो मंथ लॉन्ग फास्ट होता है वो क्यों होता है? आंसर, होली बुक रिवील हुआ था। सो दिस इज डेट्स। देन अ शॉट ऑफ हॉट हिमालयन रसम, दिस इज फ्री द टिपल ट्रू डिटेक्टिव, दिस इज पैलेस्तीन। पैलेस्तीन अभी बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो गया था फॉर सम टाइम बिकॉज ट्रम्प बिल्कुल सपोर्टिव नहीं थे। एट द सेम टाइम जो अरब कंट्रीज़ थी वो पहले फ़लस्तीन का सपोर्ट करती थी, बट अरब कंट्रीज़ ने अब्राहम अकॉर्ड साइन किया से यूएई, बहरीन इन सब ने, और इज़राइल से ज़्यादा फ्रेंडशिप कर ली। तो फ़लस्तीन थोड़ा आइसोलेटेड हो गया था। तो बाइडेन गवर्नमेंट रीस्टोर्स एड टू पैलेस्टीनियन। यूएस कमिट टू विड्रॉवल ऑफ कॉम्बैट ट्रूप फ्रॉम इराक, इराक से यूएस विड्रॉ करना चाहता है। जियो पॉलिटिक्स, ऑल ऑप्शंस ओपन ऑन साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी में सारे ऑप्शंस ओपन है। फिलीपींस बोल रहा है चाइनीज बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की, बुली करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रोइंग टेंशन। जियो पॉलिटिक्स, नो यूएस डिसीजन येट ऑन अफगान पुल आउट, अगेन जियो पॉलिटिक्स, अफगानिस्तान ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। देन कांट रिकॉग्नाइज म्यांमार एंड वॉय, बाइडेन गन कंट्रोल मेजर्स लाएंगे बिकॉज यूएस में ना गन खरीदना मतलब इट्स लाइक मार्केट से जाके एक मोबाइल लेके आना, इट्स दैट इजी। तो यूएस में अनवील गन कंट्रोल मेजर, रूल्स टू बी टाइटन फॉर बायर्स बिकॉज गन वायलेंस भी बहुत ज़्यादा नजर आया इन पास्ट सम टाइम। म्यूचुअल फंड्स एसेट रोज 30% इन फाइनेंशियल ईयर 21 में, इक्विटी में इनफ्लो हुआ, रुपी स्लाइड हुआ टू अ नियर 5 मंथ लो। इसको भी इंडियन एक्सप्रेस में देखते हैं। कार्स, एसयूवी, रिटेल, ऑटो और एनसीएलटी, ओयो में अब क्या हो रहा है, इंसॉल्वेंसी हो रही है, मतलब जो उधार लिया है वो चुका नहीं पा रहा है, यूनिट इंसॉल्वेंसी। देन दिस इज स्पोर्ट्स, आईपीएल सीजन आ रहा है, सचिन तेंदुलकर इज गेटिंग रिकवर हो रहा है। देन कीप फोकस ऑन टेस्ट एंड ट्रेस, लेट्स नॉट जंप द गन ऑन वैक्सीन। जंप द गन, इसका क्या मतलब होता है? जंप द गन। देन दिस इज इंडियन एक्सप्रेस, आई एम कैलकाटा फैकल्टी, दिस इज टॉलीगंज। जैसे बॉलीवुड है ना, बॉलीवुड, तो ये ऐसे अलग अलग करके जो फिल्म इंडस्ट्रीज हैं उसके नाम है। बॉलीवुड जैसे मुंबई वाली है, फिर ऐसे ही टॉलीवुड होता है, ऐसे और भी हैं। जैसे तमिल का अलग नाम है, आई थिंक बंगाल में अलग है, और ये जो तेलुगु फिल्म है इनका अलग होता है। हॉलीवुड होता है, मतलब वो दिस यूएसए वाली हॉलीवुड है, ऐसे अलग अलग होते हैं। देन दिस इज इंडियन एक्सप्रेस, द बेंच मार्क, इलाहाबाद कोर्ट एनएसए ऑर्डर, आरबीआई बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है, स्टेटस को मेंटेन किया है रेट्स में, रेपो रेट्स में, मेजर्स किए हैं बॉन्ड मार्केट सपोर्ट के। और ये एक रीज़न हो सकता है कि जैसे लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है आरबीआई, और जी सैप भी है, ये एक रीज़न हो सकता है कि रुपी क्यों फॉल हो रहा है। इट मस्ट बी माइंडफुल ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन। Then this is partition's long shadow, immigration and Assam politics. This is word according to women, layers of counter insurgency, left wing extremism solve करना, solution find करना is very very important. Simultaneous coordinated tactical military response from states, dialogue and development, this is the solution. बिकॉज, और क्यों ना हम एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बनाएं, बिकॉज ये जो माउस क्या करते हैं, ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की जहाँ स्टेट्स का जंक्शन होता है ना, ये वहाँ ज़्यादा एक्टिव होता है। कि जैसे छत्तीसगढ़ की पुलिस से बचना है तो आंध्रा चले जाओ, उड़ीसा चले जाओ। सो इंटर स्टेट पुलिस फिर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, तो यहाँ पर भी हमें एक नई स्ट्रैटेजी से वर्क करना ज़रूरी है। देन प्राइम मिनिस्टर ने स्टूडेंट्स से कहा परीक्षा पे चर्चा, राजपथ ओवर दिस, एंड दिस इज नेविगेट रुपी फॉल। रुपी का फॉल क्यों हुआ? रुपी का फॉल इसलिए हुआ बिकॉज जो डॉलर है उसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है। डॉलर की डिमांड ज़्यादा होगी तो जो दूसरी करेंसीज हैं वो ऑटोमेटिकली फॉल होने लग जाती है। दूसरा एक और प्रॉब्लम है कोविड 19। कोविड 19 का बहुत ज़्यादा रिसर्जेंस है, तो हमारा करेंसी वीक हो रहा है बिकॉज अनसर्टेनिटी आ रही है इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन में। देन आरबीआई यहाँ पे परचेज कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी 1 लाख करोड़ का। तो आरबीआई अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करेगा तो उसको कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो आरबीआई जो सिक्योरिटी के पेपर है उसको परचेज करेगा और बदले में 1 लाख करोड़ रुपए मार्केट में ऐसे डंप करेगा, पंप करेगा इस क्वार्टर में। तो इससे क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस हो गया है तो उसकी प्राइस कम होने लग जाती है। तो रुपी का भी अगर बहुत ज़्यादा सप्लाई बढ़ गया है तो उसकी डिमांड कम होगी। आरबीआई बाय कर रहा है दिस मेनी रुपी, 1 लाख करोड़ की सिक्योरिटी।
प्लस अब जब जैसे रुपी अगर फॉल हो रहा है, ये एक्सपेक्टेड था, एक आध महीने से ये प्रिडिक्ट हो रहा था कि ये अभी 77 तक जाएगा अभी। एजुकेशन अब्रॉड महंगी हो जाएगी, फ्यूल महंगा होगा बिकॉज इम्पोर्ट कराते हैं, ये नेगेटिव होंगे। रेमिटेंस मतलब बाहर से जो पैसा आ रहा है उससे फ़ायदा होगा। पहले $1 भेज रहे थे तो अभी जैसे 73 मिल रहा था, अब $1 पे से 77 मिलेगा तो फ़ायदा होगा। एक्सपोर्ट होगा, ये कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव भी है। तो आरबीआई इंटरवीन कर सकता है, बट फॉर नाउ आरबीआई इज नॉट गोइंग टू डू दैट, अभी वेट एंड वॉच। तो दिस थिंग इज डेप्रिशिएशन, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। डीवैल्यूएशन वो होता है जब स्टेट अपनी एक पॉलिसी के थ्रू एक को एक बोलता है कि आज से 50 रुपए के बजाय 70 रुपए का एक डॉलर है, तो दैट इज डीवैल्यूएशन। ये इंडिया ने किया है, एलपीजी जब रिफॉर्म्स हुए थे तो डीवैल्यूएशन हुआ था। डीवैल्यूएशन ये डेप्रिशिएटिंग है, मतलब मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग चल रहा है। दिस इज द वर्ड मीन्स दरबार मूव। जो जम्मू एंड कश्मीर है, इसकी दो कैपिटल है। जम्मू एंड कश्मीर समर कैपिटल और विंटर कैपिटल। कश्मीर विंटर है, जम्मू समर है। सो दिस इज जम्मू एंड कश्मीर मूव वन कैपिटल टू अनदर। सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। ये पार्टिकल फिजिक्स म्योन G2 और ये कुछ सिमुलेशन है, मॉडल है स्पाइक्स प्रोटीन सेल के कैसे हैं कोविड-19। म्यांमार में सिचुएशन इज़ नॉट गुड, एस्ट्राजेनेका में भी अनसर्टेनिटी है। दिस इज़ द रीज़न हम कोविड को इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते, बिकॉज बहुत सारी जो थ्योरीज है ना, ये लाइक बहुत लो शेल्फ लाइफ है, आज ये बात है कल दूसरी हो जाएगी, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। ये कोविड एंड दिस इज इंश्योरर वैक्सीनेशन एनपीसीआई स्टाफ को सबको दें, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और इंडिया इंक। टेस्ला स्काउट्स फॉर शोरूम स्पेस। अब हम देखते हैं हिंदी। हिंदी में हम आज पढ़ते हैं लाल सागर। ये लाल सागर है, रेड सी हिंदी में बोलते हैं, रेड सी। कुछ ही दिन पहले जब हमने स्वेज कैनाल का वीडियो पढ़ा था तो इस सी के बारे में देखा था। ये यहाँ से ऐसे सोमालिया आया, फिर ये जिबौटी आया, फिर ये नैरो पैसेज है और यहाँ से ये ऐसे कनेक्टिविटी आ गई। रेड सी, एरिट्रिया है, सूडान है, फिर इधर इजिप्ट है, फिर ये सिनाई पेनिनसुला में इजिप्ट ये वाला पार्ट है और ये पार्ट है दिस इज़राइल का। फिर जॉर्डन की भी ओपनिंग है, फिर सऊदी अरेबिया और ये है यमन। तो दिस इज रेड सी, ये पूरा ऐसे एनक्लोज्ड है। देन ये यहाँ से सिनाई पेनिनसुला आता है, दिस इज सिनाई पेनिनसुला। और ये जो है दिस गल्फ ऑफ अकाबा एंड दिस यहाँ पे ये गल्फ ऑफ अकाबा और यहाँ पे दिस स्वेज कैनाल के थ्रू ये यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी आ जाएगा। तो दिस इज रेड सी, लाल सागर। इसको इरिथ्रियन सागर भी बोलते हैं, अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित है। हिंद महासागर का समुद्री खाड़ी जल क्षेत्र है, गल्फ को खाड़ी बोलते हैं। ये दक्षिण में बाबल मंडप जल संधि और अदन की खाड़ी के माध्यम से महासागर से जुड़ती है। इसके उत्तर में सिनाई प्रायद्वीप है, अकाबा की खाड़ी है और स्वेज की खाड़ी है, स्वेज के कैनाल के लिए। लाल लाल सागर रिफ्ट से होकर गुजरता है, जिसे ग्रेट रिफ्ट वैली भी बोलते हैं। ये अफ्रीका से यहाँ पे नीचे दिस लेक टंगानिका एटसेट्रा यहाँ पे अफ्रीका से आ रहा है, लेक विक्टोरिया, ये सब पूरा दिस ग्रेट रिफ्ट आ रही है। लाल सागर में सैलिनिटी ज़्यादा है बिकॉज एनक्लोज्ड है, बिकॉज 4% से ज़्यादा इसकी सैलिनिटी रहती है नॉर्मल इंडियन ओशन से। सागर में बिकॉज महत्वपूर्ण नदियाँ नहीं आती। अगर रिवर किसी बॉडी में आती है सी में, तो रिवर फ्रेश वाटर है, सॉल्ट कम है, यहाँ सॉल्ट ज़्यादा है तो ओवरऑल परसेंटेज कम हो जाएगा। तो फ्रेश वाटर का इनपुट मतलब सैलिनिटी डिक्रीजेज, बट यहाँ पे रिवर्स नहीं आ रही है तो प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ यहाँ पे अभाव है। कम लवणता सैलिनिटी वाले हिंद महासागर के साथ सीमित संबंधता है, तो यहाँ पे ओपन भी नहीं है तो मिक्स नहीं हो पा रहा है पानी, तो इसलिए भी इसकी सैलिनिटी ज़्यादा है। वाष्पीकरण ज़्यादा है, टेम्परेचर एवापोरेशन ज़्यादा होता है और रेनफॉल कम होता है। तो एवापोरेशन ज़्यादा हुआ मतलब जो बचा हुआ है वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया और फ्रेश वाटर आया नहीं, तो ओवरऑल इसकी दिस लवणता सैलिनिटी इज हाई। तो दिस इज रेड सी। ये सी सेट है। ए एंड बी ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था 3:2, 5% प्रॉफिट में गया, ए का शेयर इतना है तो टोटल प्रॉफिट कितना है। टोटल प्रॉफिट अज्यूम करते हैं 100, चैरिटी 5% चला गया तो प्रॉफिट कितना बचा 95। अब ए का शेयर कितना होगा, 3:2 रेशियो है तो ए का रेशियो हो गया 3/5, मतलब टोटल 5 था, 3 + 2 5 हमने माना, तो ए हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा 2/5। तो ए हो गया 3/5 ऑफ 95 मतलब 57। अब सिंपल 57 है तो 100 रुपये प्रॉफिट है, अगर 855 होगा तो 1500 रुपये प्रॉफिट होगा। ये सवाल बड़े कॉमन है, इनमें दो चीज़ ध्यान रखनी है, हमेशा एक हायरार्की का चार्ट बनाइए। जैसे अगर ब्रदर सिस्टर ये सब है तो इनको एक जनरेशन में रखना है पैरेलल।
फिर दूसरी जनरेशन अगर ऊपर है, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो ऊपर, डॉटर्स सन ग्रैंड डॉटर्स हैं तो वो नीचे। तो ऐसे करके हायरार्की हमेशा बना लीजिए, सवाल कभी गलत नहीं होगा। तो जैसे ए और बी ब्रदर एंड सिस्टर है, ए और बी सिबलिंग है, ये लिखा नहीं है, ए इज बी सिस्टर। अच्छा, दूसरी चीज, जेंडर का हमेशा जैसे होता है तो एक कोड बना लीजिए। जैसे अगर विमेन है, फीमेल है, तो उसको ऐसे एनसर्कल कर लीजिए। तो इससे क्या होता है, ईजी होता है, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ए इज बी इज सिस्टर, बी की सिस्टर ए है, तो ए हैज टू बी फीमेल। तो हमने इसको ए एक हायरार्की में रखा और ऐसे एनसर्कल कर लिया। फिर लिखा है सी इज बीज मदर, तो मदर मतलब जो सी है दैट ऑल्सो हैज टू बी फीमेल। तो सी बी के ऊपर होगा बिकॉज अपर जनरेशन, तो यहाँ पे ऐसे सी हो गया। फिर डी इज सी इज फादर, फादर मतलब डी क्या होंगे, डी होंगे मेल, तो यहाँ एनसर्कल नहीं होगा। फिर डी, ई इज डी इज मदर, तो ई और ऊपर है, तो ई इज लाइक दिस। तो हमेशा हायरार्की बनानी है ऐसे, हायरार्की सेम जनरेशन है तो सेम हायरार्की में रखना है। ऊपर बढ़ रहे हैं तो पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स, नीचे बढ़ रहे हैं तो दिस सन्स डॉटर्स ग्रैंड डॉटर्स एटसेट्रा। ऑलवेज मेक हायरार्की, और जो जेंडर है उसको हमेशा आइडेंटिफाई करते चलिए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, जेंडर। और ड्रॉ चार्ट, तो ये चार्ट बनाते हैं तो आंसर आता है ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ डी, बिकॉज डी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, तो दिस ग्रैंड डॉटर। ये बड़ा आसान था, 5 दिए हुए हैं, इनका सेल का 5 मंथ का इतना हो गया, एवरेज 6 महीने का, बिकॉज हमें इतना आ रहा है तो 6 महीने का एवरेज निकालेंगे तो वो इतना हो गया, मतलब 6वें महीने था वो अराउंड आया होगा दिस माइनस दिस 4991। सो दीज आर द सॉल्यूशंस। अब ये आज के सवाल हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर इतना है, 7% पर एनम में इतना हो रहा है, तो पीरियड कितना है, मतलब एन फाइंड करना है आपको, कितने टाइम पे कंपाउंड इंटरेस्ट से ये सम 7% एनम इज रुपीज दिस, सो व्हाट इज द टाइम पीरियड। वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट हो रहा है, नेगेटिव लगेगा यहाँ पे, वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट हो रहा है एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर। परचेज हुआ था 3 साल पहले, प्रेजेंट वैल्यू इतनी है, तो परचेज प्राइस कितना है। आंसर, एक मैन है, स्पेंड किया 35% इनकम फूड पे, 25% बच्चों की एजुकेशन में, और 80% किया उसने रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट पे। सो व्हाट परसेंट ऑफ हिज इनकम ही इज लेफ्ट विथ, कितना परसेंट उसके पास बचा। आंसर। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे। ये सी सेट सॉल्यूशंस हैं। दिस इज रेड सी लाल सागर, नेविगेट रूपी फॉल, दिस इज डबल म्यूटेंट, एंड दिस इज डेट्स। और ये है द 3 पिलर्स ऑफ सिखिज्म, फर्टिलाइजर कंपनी, एनएमईए का स्टेटमेंट, फ्लिप फ्लॉप पाकिस्तान, माल न्यूट्रिशन, डायबिटीज, एंड दिस इज अबाउट प्लो टू प्ले, फार्मर्स प्ले टाइम, पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट पे नोट प्रिपेयर करना है, बियॉन्ड जीरो सम, एंड स्टेट ऑफ वैक्सीनेशन। So this is 9th of April 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.